गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो एक एक कंसेप्ट करके, जैसे कि मेटल और मेटल का डेफिनेशन और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग नॉन मेटल और नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। तो आज हम उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, दोनों के बीच में हम एक अंतर लेकर आए हैं। एक अंतर पढ़ेंगे, डिफरेंस पढ़ेंगे कि मेटल क्या किसको कहते हैं और मेटल के में क्या क्या गुण होती है और नॉन मेटल में क्या क्या गुण होती है, जो कि उसके द्वारा मेटल के जैसा शो नहीं किया जा सकता। मतलब कि दोनों में कुछ तो अंतर है, तब तो हम पहचान पाएंगे कि मतलब ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। केवल आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा तो आप कैसे पकड़ लेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो हर जगह पे अगर आप सोचते होंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के आधार पर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अगर हम पकड़ लें तो ये चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को अगर याद रखेंगे कि जैसे लस्ट्रस प्रॉपर्टी, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी या उसके कलर से, तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इज दैट ओके? तो आज जो हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि मेटल किसको कहेंगे और नॉन मेटल किसको कहेंगे, कैसे पहचानेंगे, दोनों में अंतर क्या है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहला जो अंतर है दोनों में वो फिजिकल स्टेट का अंतर है कि मतलब मेटल के कौन कौन से स्टेट है, मतलब मेटल कौन से स्टेट में पाए जाते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट इट। अब ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि मेटल से जो है ये जनरली जो सॉलिड के जो स्टेट होते हैं वो 5 होते हैं, मतलब 5 स्टेट होते हैं, लेकिन इन मेनली फॉर्म मुख्य रूप से 3 ही होता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड और लिक्विड और गैस, ये 3 चीजें जो हैं, मेटल जो है वो केवल पाया जाएगा, वो सॉलिड में ही पाया जाएगा। जनरली जितने भी मेटल हैं वो सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसा जो मेटल है वो जिसके बारे में आप जानते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है मरकरी, Hg, जिसका कि पूरा नाम है हाइड्राजीरम। इज दैट ओके? और भी ऐसे 3 मेटल हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे नहीं, रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है कि इन इंडिया ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जितने भी मतलब आप नॉर्मल जो टेम्परेचर है वो 22.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो टेम्परेचर माना जाता है वो रूम टेम्परेचर माना जाता है। और इस रूम टेम्परेचर के ऊपर में है ना 22.4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में जो Hg होता है, हाइड्राजीरम होता है, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन कुछ और 3 मेटल ऐसे हैं आपके सामने, देखो कौन कौन है। गैलियम 30 डिग्री सेल्सियस, सीजियम 28.5 डिग्री सेल्सियस और फ्रांसियम कितना 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये 24, 22 से थोड़ा ज्यादा है, मतलब इससे पहले रहेगा तो सही है, और इससे ज्यादा कर दोगे, 22 से ज्यादा कर दोगे तो ये लोग भी लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। तो कहो कि सर तो ऐसे तो सारे मेटल्स हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड हो जाएंगे। लेकिन आप अगर और मेटल्स के साथ जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन के साथ अगर टेम्परेचर के इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, तो वो ये 20 डिग्री सेल्सियस और 25 और 30 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीजमेंट नहीं है, वो 1700 डिग्री सेल्सियस करना होगा, 500 डिग्री सेल्सियस करना होगा, 1000 डिग्री सेल्सियस करना होगा। मतलब बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट लाना होगा, तब जाकर के लिक्विड होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एट ए रूम टेम्परेचर एक Hg है जो कि कौन सा स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में होगा। सारे मेटल्स जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे। और 3 मेटल और हैं जो लिटिल टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे, और वो टेम्परेचर आपके सामने हमने लिखा 27, 28 और 30 एलिमेंट्स, फ्रांसियम, सीजियम और गैलियम, जो कि कौन से स्टेट में पाए जाएंगे? लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। तो यही फिजिकल स्टेट का कंडीशन नॉन मेटल्स के साथ क्या है, मतलब कि नॉन मेटल्स के साथ क्या क्या कंडीशन है। तो एक बात बता दें, नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को एग्जिस्ट करेगा। इज दैट ओके? लेकिन एक ही ऐसा है नॉन मेटल जो लिक्विड में पाया जाएगा। लेकिन ये तो हो गया था फिर एक्सेप्शनल केस, क्योंकि अगर एक एग्जांपल में आ रहा है तो वो एक्सेप्शनल केस है, स्पेशल कंडीशन में है। तो याद रखिएगा कि मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो नॉन मेटल जो है वो सॉलिड और गैस में ही पाए जाएंगे। जैसे सॉलिड वाले कौन कौन? कार्बन हो गया, सॉलिड है, आयोडीन हो गया, सॉलिड है ना, सल्फर हो गया, सॉलिड है। ये जितने भी जो एलिमेंट्स का, फास्फोरस जो भी है सॉलिड है, तो ये सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे। ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल्स है। इज दैट ओके? लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं जो गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। जैसे में कौन सा नॉन मेटल है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारे जो है वो गैसियस स्टेट में पाए जाएंगे। इज दैट ओके?
अब एक ऐसा नन मेटल आपके सामने लिख दिए एक्सेप्शनल केस में, जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, और ये क्वेश्चन पूछता भी है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो आप याद रखेंगे मरकरी Hg, और कौन सा ऐसा नन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। इज दैट ओके? तो ये फर्स्ट आपने कंप्लीट कर लिया, कौन सा, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। सेकंड आ जाते हैं मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी के ऊपर तो हम बहुत जबरदस्त लेक्चर बनाए हैं, और आप जरूर देखिए फर्स्ट लेक्चर को। सेकंड लेक्चर के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बताया, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है उसका, आप जरूर देखिए उसको। उसमें बहुत सारा कंसेप्ट है कि मैलिएबिलिटी क्यों होती है ना। मैलिएबिलिटी अच्छी चीज है, ये सारे मेटल्स हैं और सारे बुक में भी लिया, क्यों होती है ये उस लेक्चर के अंदर बताया है मैंने, तो वो आप जरूर देखेंगे। तो मैलिएबिलिटी का मतलब हमने क्या समझाया था कि जब कोई भी मेटल्स जो होते हैं, अगर उसको हम लोग बीटेन मतलब पीटते हैं, तो पीटने पर वो जो प्लेन सीट में चेंज होने की जो उसके पास टेंडेंसी होती है ना, उसी को हम लोग मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं जनरली सारे के सारे मैलिएबल हैं, कुछ छोड़ के, जैसे एल्कली मेटल्स वगैरह, सोडियम पोटेशियम वगैरह उतना ज़्यादा ये नहीं होता, बल्कि अगर उसको मारोगे तो वो ब्रिटल है, वो थोड़ा इजीली कट हो जाता है नाइफ से, है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। इस कारण से वो लोग के अंदर उतना ज़्यादा मैलिएबिलिटी का होता ही नहीं है, लगभग मान के चलो, है ना। लेकिन और बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे मैलिएबल हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, या ना ये तुम्हारा आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सब तो बहुत ज़्यादा मैलिएबल है। गोल्ड तो तुम कह रहे हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड जो है अगर लेते हो तो तुम 2.4 किलोमीटर ऑफ वायर, मतलब उसके पास 2.4 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो, है ना। गोल्ड तो इतना ज़्यादा मैलिएबल है कि उसको अगर पीटोगे तो पीटने पर जो है वो इतना ज़्यादा प्लेन शीट में चेंज हो जाएगा कि जितना कि तुम्हारा पेपर जो है ना, पेपर, उस पेपर से भी पतला रहेगा, जो जिस पे आप लिखते हैं ना, उससे भी पतला वो ये चेंज हो जाता है, इतनी ज़्यादा मैलिएबिलिटी होती है उसके अंदर। लेकिन नन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, नन मेटल मैलिएबल नहीं होते हैं, वो ब्रिटल नेचर के होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है भंगुरता। भंगुरता का मतलब चकनाचूर, जैसे कि अगर उसको पीटोगे तो पीटने पर वो छोटे 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 पीस में चेंज हो जाएगा। उसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो स्लाइड करके एक दूसरे मॉलिक्यूल से ओवरलैप करके और नीचे एक लेयर बना दे और एक नया स्ट्रक्चर दे दे, ऐसा नहीं होता है। उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो लूजली हेल्डेड होते हैं, पीटोगे ना तो वो एटम्स जो है ना वो अपने 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 वापस में छोटे छोटे क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं, वो ब्रिटल नेचर का होता है। लेकिन ये जो है ना मेटल्स, इसके है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है और ओवरलैप करने की, सेल्स जो है ओवरलैप करने की टेंडेंसी रखते हैं, इस कारण से ये ज़्यादा मैलिएबल होते हैं, मैलिएबिलिटी एग्जिस्ट करते हैं, बट नन मेटल मैलिएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टाइल क्या है? तो डक्टाइल मेटल्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे डक्टाइल होते हैं। अगर उसको खींचोगे तो खींच के जो वायर में चेंज होने की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, गुण होती है, उसी को डक्टिलिटी कही जाती है। और ये मेटल्स जितने भी डक्टिलिटी शो करेंगे, लेकिन नन मेटल के अंदर कोई भी डक्टिलिटी नहीं पाई जाती है। उसको कोई भी कभी भी किसी भी कीमत पे उसको वायर में चेंज नहीं कर सकता है। इज दैट ओके? याद रखेंगे कि मेटल्स आर डज नॉट एग्जिस्ट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है लस्टरस। तो लस्टरस का मतलब क्या होता है? हाई शाइनिंग सरफेस। तो आपको तो पता ही है कि जितने भी मेटल ले लो वो सारे का सरफेस कुछ न कुछ क्या होता है, बिल्कुल कुछ न कुछ मतलब चमकता ही है, ठीक है। तो सारे मेटल्स जो है लस्टरस प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेंगे, वो लस्टरस को शो करेंगे। लेकिन नन मेटल जो है वो ऐसा शो नहीं करेगा। उसमें दो मेटल्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल केस में आते हैं, एक आयोडीन है, सॉरी, दो नन मेटल ऐसे हैं जो ऐसा शो करेंगे, एक आयोडीन है और दूसरा कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म जो कि डायमंड और ग्रेफाइट है, ये करेगा, डायमंड करेगा। इज दैट ओके? आप ये बात याद रखेंगे, हमने लिखा भी है। ये लस्टरस उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो शो करेगा। इज दैट ओके? तो आप इस सारे प्रॉपर्टी का एक स्क्रीनशॉट ले लें और जल्द ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से हार्डनेस है और भी बहुत सारा सोनरस प्रॉपर्टी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 5 नंबर प्रॉपर्टी आपके सामने क्या है?
हार्डनेस का मतलब क्या होता है? कठोरता, माने रिजिडिटी, कौन कितना ज़्यादा हार्ड और कौन कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो जितने भी मेटल्स होंगे, सारे मेटल्स जो होंगे वो हार्ड होते हैं, केवल एल्कली मेटल को छोड़ करके। एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया भी कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये इतना सॉफ्ट होता है कि तुम इसको ईजिली कट कर सकते हो नाइफ से, चाकू से, बहुत जैसे पनीर जैसा होता है। आपने देखा होगा सोडियम, तो अगर किसी भी चीज़ से, कोई नाइफ जरूरी नहीं, कोई भी ऐसा हार्ड मटेरियल हो, अगर मेटल का ऐसे तुम उससे अगर ऐसे कट करोगे तो एकदम इजीली ऐसे कट हो जाएगा, मतलब वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो जितने भी एल्कली मेटल होते हैं, सारे एल्कली मेटल को छोड़ करके, कौन कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब मेटल्स को छोड़ करके, एल्कली ग्रुप वाला, फर्स्ट ग्रुप वाला, और बाकी जो मेटल्स हैं वो जनरली सारे मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, है ना। अब ऐसा मत पूछना कि सर मरकरी, सर तो मरकरी तो लिक्विड स्टेट में होता है, हार्ड क्या होगा वो, है ना। तो जो सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाले मेटल्स होंगे उनमें एल्कली को छोड़ करके और बाकी जो भी मेटल्स रहेंगे वो सारे मेटल्स जो हैं वो उनकी रिजिडिटी, मतलब कि हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा होती है, वो बहुत हार्ड होते हैं। इज दैट ओके? नन मेटल्स जो हैं, लेकिन याद रखना कि वो एल्कली को छोड़ करके नन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सारे के सारे नन मेटल सॉफ्ट होते हैं। गैस है तो जाहिर सी बात है सॉफ्ट होगा, और लिक्विड है तो वो भी सॉफ्ट ही होगा। लेकिन एक डायमंड ही है जो कार्बन का एलियोट्रॉप है, वो जो है वो हार्ड है। वो तो इतना हार्ड है कि वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट, मतलब यूनिवर्स, मतलब वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो डायमंड मेटल से भी ज़्यादा हार्ड होता है। याद रखिएगा कि जितने भी होते हैं नन मेटल सारे सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। इज दैट ओके? मात्र वही एक है जो हार्ड है, बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं। इसके बाद है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जाहिर सी बात है मेटल्स की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, उसकी जो तन्यता, मतलब कि उसमें जो खींच जाने की जो शक्ति होती है ना, मॉलिक्यूल्स को खिंचाने की जो है ना, उसमें जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है नैन मेटल के रिस्पेक्ट में। नैन मेटल्स के बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो मिनिमम टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर की कोई भी मेटल या कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता हो, है ना। तो जितने भी मेटल्स हैं एल्कली मेटल को छोड़ करके, बार बार याद रखिएगा, हमने जो जहां भी एक्सेप्शंस लगाया है या जहां भी हमने बोला इसको छोड़ करके, वहां याद रखेंगे आप। तो मेटल के एल्कली ग्रुप, माने एल्कली जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये वाले ग्रुप, ये जो एलिमेंट्स का हमने नाम लिया, इस मेटल को छोड़ करके बाकी जितने भी मेटल्स हैं, अगर उसको आप मेल्ट करेंगे तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, मतलब कि जिस टेम्परेचर पर वो पिघल रहा है, वो बहुत ज़्यादा होती है। 1200, 1700, 1600, है ना, ऐसे सबका टेम्परेचर आता है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, तो याद रखिएगा आपकी इनके जो मेटल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर वो लिक्विड में चेंज हो भी गया तो उसके बाद अगर बॉइल करके उसको वेपर में ले जाना चाहो गैसियस फॉर्म में, तो वो और भी ज़्यादा होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सारे का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है एक्सेप्ट एल्कली मेटल्स, आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन नन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है। जितने भी नन मेटल्स हैं, सारे नन मेटल्स की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, सारे मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो। वही फिर यहाँ एक्सेप्ट कौन सा? डायमंड। डायमंड को छोड़ करके और ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि डायमंड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3930 डिग्री सेल्सियस है, 3930 डिग्री सेल्सियस है, और ग्रेफाइट का 2600 डिग्री सेल्सियस, 2600 डिग्री सेल्सियस है। तो बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर है ये लोग को पिघलने के लिए। याद रखिएगा कि सारे नन मेटल्स के जितने, अब गैस है उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, क्या उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी? वो तो ऑलरेडी गैस में बड़ा पड़ा है, वो ऑलरेडी गैस में है, तो उसके बारे में क्या बात करोगे। लेकिन जो नन मेटल सॉलिड में पाया जा रहा है उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करोगे तो बहुत ही लो आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जितने भी नन मेटल है, सारे नन मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, लेकिन दो को छोड़कर डायमंड और ग्रेफाइट, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। इसके मॉलिक्यूल्स जो है ना, कार्बन कार्बन के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग होती है ना, और एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, इस कारण से थोड़ा सा इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद है डेंसिटी। तो जितने भी मेटल हैं, सारे मेटल्स का जो डेंसिटी होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होती है। ठीक है, इसकी मास ज़्यादा होने के कारण इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। और जितने भी नन मेटल हैं, वो सारे नन मेटल की जो डेंसिटी होती है काफ़ी लो होती है। सोचिए लिक्विड का डेंसिटी क्या रहा होगा, गैस का डेंसिटी क्या रहा होगा, क्योंकि जितना है ज़्यादातर तो ये नन मेटल्स लिक्विड और गैस में ही एग्जिस्ट करते हैं। इस कारण से इन सारे नन मेटल्स का जो भी है, नन मेटल्स में जो भी आते हैं, है ना, आपको हमने बताया भी निकालने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी, और अभी हमने एग्जांपल भी दिया था। तो वो सारे नन मेटल्स का जो डेंसिटी है, जैसे नाइट्रोजन है गैस है, ऑक्सीजन है गैस है, हाइड्रोजन है गैस है, कार्बन है गैस है, सॉरी कार्बन सॉलिड है, तो ये सारे की जो डेंसिटी है काफ़ी लो है। इज दैट ओके? तो आप याद रखें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
चलिए इसके बाद हम लोग 9 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में कि सॉल्युबिलिटी क्या है। मिटाएं, चलिए लास्ट है। तो देखिए 9 नंबर कौन सा प्रॉपर्टी आ गया, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं, तो जब कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जब डिसॉल्व होता है तो उसकी जो मैक्सिमम डिसॉल्व होने की कैपेसिटी जो होती है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं ना, एक गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो मेटल जो है वो किसी के साथ भी डिसॉल्व हो जाता है, इसको कोई पर्टिकुलर डिसॉल्व होने के लिए सब्सटेंस नहीं चाहिए, वो रिएक्ट कर लेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा, इज दैट ओके। लेकिन नॉन मेटल्स की जो सॉल्युबिलिटी की बात है ये तो पार्टिकुलर के साथ ही डिसॉल्व करेगा, सबके साथ ये डिसॉल्व नहीं करता है क्योंकि ये कोवैलेंट नेचर का होता है। तो ये ज़्यादातर खोजेगा कि हमको जो हम जिसके साथ डिसॉल्व होने वाले हो वो भी कोवैलेंट का ही हो, कि कहीं हमको डिस्प्लेस ना कर दे, हमको कहीं रिएक्ट ना करवा ले हमसे, है ना। तो इस कारण से जो है वो पार्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ ही डिसॉल्व करता है, याद रखिएगा, पार्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ, और ये किसी भी सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व कर दे। इसके बाद एलॉय फॉर्मेशन, तो जितने भी मेटल्स हैं वो सारे लगभग है ना एलॉय फॉर्म करते हैं, खास करके जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया, ये सब जितने भी है ना ये एलॉय फॉर्म करते हैं। जैसे तुम्हारा ब्रास, तो ब्रास है, इसमें कौन कौन सा चीज़ है, कॉपर प्लस जिंक होता है, ब्रोंज है तो इसमें ना टीन प्लस कॉपर होता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं लगभग जो है वो एलॉय बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, एलॉय बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। एलॉय मतलब समझते हो ना, एलॉय का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू मेटल, जहाँ की दो मेटल को मिला करके एक नया है ना मिक्सचर ऑफ मेटल बनाया जाए, एक सब्सटेंस बनाया जाए जिसकी रिजिडिटी उसके रियल जो आइडेंटिटी है, रियल जो कंडीशन उससे ज़्यादा हो और उससे ज़्यादा बढ़िया हो और कोरोजन से ना प्रोटेक्टिव हो वो, है ना। और नन मेटल्स में जो है वो ये ज़्यादातर एलॉय बनाते नहीं, कोई नन मेटल एलॉय नहीं बनाएगा एक कार्बन को छोड़ करके। कार्बन जो है वो स्टेनलेस स्टील बनाते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील जो बनाते हैं ना तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है कार्बन को मिलाने के लिए। तो ये जो है वो कार्बन केवल एलॉय में भाग लेता है, हालांकि नन मेटल का खुद ही नन मेटल के साथ कोई एलॉय नहीं बनता। एलॉय का मतलब मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स है, मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स है। तो यहाँ तो मेटल आपस में मिक्स हो जाते हैं लेकिन नन मेटल आपस में मिक्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो कोई भी नन मेटल आपस में मिक्स होकर के एक नया नन सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि कार्बन है जो मेटल के साथ मिल करके और एक नया चीज स्टेनलेस स्टील बनाने का टेंडेंसी रखता है। इसके बाद थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको भी मालूम है और ऐसे बताएं कि जितने भी मेटल हैं सारे मेटल जो है वो थर्मल मतलब कि हीट की कंडक्टिविटी को शो करते हैं, बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं सारे मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बहुत ही अच्छे से शो करेंगे। लेकिन नन मेटल्स में कोई नहीं है ऐसा जो शो करे, केवल एक ग्रेफाइट ही है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं एक्सेप्शनल केस में एक ग्रेफाइट ही है जो कि शो करेगा। याद रखिएगा एक्सेप्शनल केस में कि नन मेटल्स में एक ग्रेफाइट ही है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो कि बहुत ही अच्छा शो करता है उसको रखा जाता है, और बाकी कोई भी नन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करता है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं है ना, ये सेल बनाने में, सेल के जो है ना इलेक्ट्रोड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आप बैटरी देखे होंगे तो बैटरी के अंदर में जो सबसे ऊपर में जो लगा हुआ रहता है ब्रास कैप, ब्रास कैप से जो सटा हुआ रेड ब्लैक कलर का देखते हैं वो ग्रेफाइट रड ही होता है इलेक्ट्रोड्स बनाने के लिए। इलेक्ट्रोड्स का मतलब जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को लीव और गेन दोनों ही किया जाता हो उसी को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, कैथोड और एनोड, आपको मालूम है बिल्कुल अच्छे से। तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है और बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है, और वो नन मेटल के ग्रुप से आता है, ठीक है। लेकिन मेटल में जनरली है जो सब के सब इलेक्ट्रिकल और हीट का कंडक्टर है। इधर कोई नेक्स्ट आ गया सोनरस प्रॉपर्टी, तो जो भी मेटल्स हैं वो सारे मेटल्स सोनरस प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करेंगे एल्कली को छोड़ के यहाँ भी। लेकिन नन मेटल में कोई भी ऐसा नहीं जो सोनरस को एग्जिस्ट करता हो। तो मेटल और नन मेटल के उसके फीचर, उसके डिफिनीशन, उसके क्वालिटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने आज
एक डिफरेंस तैयार किया था, जो डिफरेंस हमने आपको बताया। तो आप ये डिफरेंस को अच्छे से मेमोराइज करें, और डिफरेंस भी पूछता है एग्जाम में। डिफरेंस अगर आपको याद है तो थ्योरी भी याद रहेगी, थ्योरी याद है तो डिफरेंस आप खुद ही से लिख सकते हैं। ये दोनों का एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छे से। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज जो है वो इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, या कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको समझ ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर लेकर के आएंगे, या कोई एरर रह गया हो हमसे तो उसको भी करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।